जय हिंद एवरीवन, सुजित प्रताप सिंह दिस साइड। तो आज हम जिस ग्रेट पर्सनालिटी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो है मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा, जो एक आर्मी ऑफिसर हैं, उसके साथ साथ एक स्पोर्ट्समैन भी हैं। अति विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया जा चुका है। तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी कन्वर्सेशन विद हिम। आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स सी। सर, आपको आयरन मैन का टाइटल दिया गया है एंड सर ये इसका क्या प्रोसेस है, कैसे कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है, व्हाट इज द प्रोसेस? एक तो पहले आयरन मैन करने से पहले आपको आयरन मैन करने की इच्छा होनी चाहिए, कमिटमेंट। क्योंकि मैं समझता हूँ अगर आप उस स्टेज पे नहीं हो जहाँ पे आप उतना टाइम, उतनी एनर्जी उसमें एफर्ट दे सकते हो, तो फिर आयरन मैन मत करो। मगर अगर आप ये सब कर सकते हो और आप सोचते हो कि मैं 1-1.5 साल ट्रेनिंग करके आयरन मैन करूँ, तो तब आप इसमें भाग लो। इसमें भाग लेने का जो सिस्टम है बहुत आसान है। आयरन मैन की वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाओ। आप पहले सिलेक्ट करो कौन से देश में आपको करना है, क्योंकि ये यूरोप में ज़्यादातर होती है। कुछ एक इवेंट अमेरिका में होते हैं, साउथ अफ्रीका में है और ऑस्ट्रेलिया में है। पूरे एशिया में आयरन मैन एक ही जगह होता है, मलेशिया में। सो आप सिलेक्ट करो कौन सी जगह पे करनी है, और फिर वो साइट पे जाके आप रजिस्टर करो। तकरीबन $1000 लगते हैं रजिस्टर करने के लिए। एक बार आप रजिस्टर कर लेते हो और तो आप हिस्सा ले सकते हो। तो ये तो केवल एंट्री हुई, मगर उसकी तैयारी जो है वो आपको खुद करनी है। आपको अपनी साइकिल लेनी है, आपको अपनी तैयारी करनी है, वो सब सामान वहाँ लेके जाना है और फिर वहाँ पे आपने हिस्सा लेना है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन आपने की है ये केवल इवेंट में भाग लेने के लिए की है, और बाकी जितना उसका एडमिनिस्ट्रेशन और तैयारी है वो आपको खुद करना है। सर, हमको इसमें अपना लगेज अपने साथ ही लेके जाना? सब कुछ ओके। आपको, और जब आप ट्रेनिंग करोगे आपको सब उतनी ट्रेनिंग करनी है जैसे कि उस दिन इवेंट में आपको करनी होगी, क्योंकि बहुत लंबा इवेंट है। आपको मालूम है आयरन मैन का इवेंट में 3.8 किलोमीटर स्विमिंग है, 180 किलोमीटर साइकिलिंग है और 42.2 किलोमीटर रनिंग है। सो ये सारी आपको तैयारी करके जो आपको यहाँ पे आइटम आपने इस्तेमाल किए, इक्विपमेंट आपको चाहिए इवेंट के लिए, आपको अपने साथ लेके जाने पड़ेंगे। तो सर इसमें मतलब लगभग कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? मतलब नॉर्मल इवेंट में तकरीबन 2500 से लेकर 3000 लोग एक इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन एनडीए एंड आईएमए? एनडीए एंड आईएमए एक्सपीरियंस जो होता है वो बाद में तो बहुत अच्छा लगता है। जब ख़त्म हो गया ना, सो दैट टाइम यू फील वाओ इट वाज सो गुड। मगर जब एनडीए ज्वाइन करते हैं स्कूल के बाद, तो एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि सडनली आप स्कूल बॉय से आपको एक डिसिप्लिन लाइफ में आ जाते हो। आपके ऊपर सीनियर्स होते हैं जो आपको डिसिप्लिन करते हैं, रैग भी करते हैं। उसके अलावा मिलिट्री की जो ट्रेनिंग है वो मुश्किल होती है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है आपको एनडीए में, क्योंकि ग्रेजुएशन है 3 साल की। तो ये सारा जब मिलाकर एक्सपीरियंस होता है, पहले 6 महीने 8 महीने आपको टाइम लग जाता है इसको यूज़ टू होने के लिए। उसके बाद क्योंकि 3 साल का कोर्स है, तो 6-7 महीने के बाद आप जब यूज़ टू हो जाते हो, फिर थोड़ा सा आपको आसान लगता है। आसान तो नहीं कहूँगा मैं, मगर आप थोड़ा सा इसको ईजी मानते हो कंपेयर टू जो पहले था। मगर पूरा एक्सपीरियंस मैं अगर बताऊँ तो यस, टफ़ है। आपको सुबह 5:30 से रात को 10:30 तक कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपकी रहती है, चाहे वो स्टडीज़ हो, स्पोर्ट्स हो, कोई क्लब्स हों, बाकी आपकी एजुकेशन ऑन डिसिप्लिन, और इस प्रकार से कोई ना कोई एक्टिविटी रहती थ्रू आउट। सेम आईएमए में तो उसके दौरान वो 4 साल में आप केवल ये वेट करते हो कि कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। तो हम एक सिस्टम फॉलो करते थे जिसको बोलते हैं DLTGH, डेज लेफ्ट टू गो होम। सो आप एनडीए पहुंचे तो DLTGH स्टार्ट, तो कैलेंडर में बना के रोज़ एक डेट काटते थे। अभी 1 दिन कट गया, अभी 2 कट गए, अभी 3 कट गए, अभी 50 दिन कट गए, ऐसे करके कि इतना टाइम रह गया घर जाने। सर, जैसे कि मैं बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर को मतलब पसंद करता हूँ, तो मतलब सर एनडीए में और आईएमए मतलब क्या हमको एडवेंचर चीज़ें करने को मिलती है सर? जैसे कोई टाइम नहीं हो एडवेंचर का, पूरा दिन ही एडवेंचर है। ओके। हाँ, तो जब से सुबह से उठते हो 5:30 बजे से लेकर, फिर पीटी होगी, फिर ड्रिल होगी, आपकी मार्चिंग होगी, फिर क्लासेस होंगी, फिर गेम्स होंगी, फिर सीने रगड़ा लगाएंगे। सारा दिन ही एडवेंचर में रहता है। तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं पता नहीं कौन से एडवेंचर कर रहा हूँ। 4 साल का एडवेंचर है।
सर मैंने मतलब कई मगर वैसे या ये तो मैं आपको मजाक में बता रहा हूँ, हर टाइप का एडवेंचर वहाँ मिलेगा आपको। आप सेलिंग कर सकते हो, आप स्कीइंग कर सकते हो, वाटर स्कीइंग, ग्लाइडिंग कर सकते हो, पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। हर टाइप के क्लब है वहाँ पे। फोटोग्राफी क्लब है, ड्रामेटिक्स क्लब है, साइकिलिंग क्लब है, स्विमिंग क्लब है, राइडिंग क्लब है। जो भी आप गेम वर्ल्ड में है सब एनडीए में है। आप कोई भी गेम फॉलो कर सकते हो। ओके सर, जब वो मतलब एक स्टूडेंट होता है वो 12th के बाद जब मतलब एनडीए में जाता है तो सर वो अपने पेरेंट्स को मिस करता है या फिर मतलब कैसा आपका क्या एक्सपीरियंस है उससे? देखो आजकल के जो ज़माना है, अभी तो पेरेंट के साथ बहुत जुड़े हुए हैं हम। यस यस। बाहर भी जाते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीफोन कॉल। जब मैंने ज्वाइन किया था कोई मोबाइल नहीं थे, कोई टेलीफोन नहीं होते थे। हम पेरेंट्स को चिट्ठी लिखते थे एक। तो अगर आप रोज़ चिट्ठी लिखो तो उस चिट्ठी को एक हफ्ता पहुंचने के लिए लगता था और वहाँ पे फिर जवाब आने में एक हफ्ता। तो जो चिट्ठी आज लिखी है उसका रिप्लाई 14 दिन के बाद मिलता है आपको। उसमें आपने 14 चिट्ठियाँ और लिख दी हैं। यस सर। ठीक है, तो वो 14 दिन के बाद उसमें रिप्लाईज आ रहे हैं। वो कोई ऐसा मिसिंग नहीं होता था, कोई पेरेंट्स मिलने नहीं आते वहाँ पे। आजकल तो फिर भी लोग जाते हैं। मैं हॉस्टल में था, 6-6 महीने अपने पेरेंट्स को नहीं मिलते थे। अभी माहौल बदल चुका है। अभी बच्चा हॉस्टल जाता है तो पेरेंट्स रोज़ फ़ोन करेंगे उसको, हो सकता है हर महीने पहुँच भी जाएँ उसको मिलने के लिए। तो मैं समझता हूँ ये सब इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कितना आप मिस करते हो। मैंने नहीं मिस किया अपने पेरेंट्स को वहाँ पे। हाँ, ना मेरे साथ जितने लोग थे मैं समझता हूँ किसी ने मिस किया। सब बहुत खुश थे कि हम हॉस्टल में आ गए हैं, हमको भी एनडीए में आ गए, हमको भी आज़ादी मिली, अब हम अफसर बन जाएंगे। हम पूरा टाइम उसी में लगाते थे। ओके सर, मतलब कई सारे डिफेंस एस्पिरेंट का लाइफ में मन होता है कि मतलब वो पॉप को लीड करें, तो सर उसका क्या प्रोसेस होता है उसको मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको लीड करें? किसको लीड करने के लिए? सर पॉप मतलब पासिंग आउट परेड। पासिंग आउट परेड को लीड करें तो वो तो आप तभी कर सकते हो अगर आप अपने जो कोर्स कर रहे हो उसमें आप मेरिट में हाई आते हो। अभी जैसे मैंने आईएमए में अपनी पासिंग आउट परेड कमांड की थी क्योंकि मैं फर्स्ट था ऑर्डर ऑफ मेरिट में और मेरे को सोर्ड ऑफ ऑनर भी मिल रहा था जो कि है वो बेस्ट ऑलराउंड जेंटलमैन कैडेट। तो आप लीड तभी करोगे अगर आपने जो पूरी वहाँ पे कार्रवाई की है, चाहे वो मार्चिंग है, चाहे वो फिजिकल फिटनेस है, चाहे वो रिटन सब्जेक्ट्स एकेडमिक्स हैं, आपके टेस्ट होते हैं, सब में आपने अच्छे नंबर लिए और आपका मेरिट हाई नंबर 1, 2, 3 में आ रहा है, तब आपको मौका मिल सकता है पासिंग आउट परेड लीड करने का। नहीं तो आपको कौन पासिंग आउट परेड लीड कराएगा, क्योंकि 550 लोग होते हैं पासिंग आउट में। ये मेरिट बेस्ड है। ओके सर। सर व्हिच थिंग यू मिस अबाउट द आर्मी आफ्टर रिटायरमेंट? जो सबसे ज़्यादा मैं मिस करता हूँ अबाउट द आर्मी इज़ द कॉन्टैक्ट विद द ट्रुप्स। सो मेरी रेजिमेंट है द पूनो हॉर्स। इसमें 3 जगह से लोग आते हैं। जाट्स का एक स्क्वाड्रन है, राजपूत का एक स्क्वाड्रन है, सिख का एक स्क्वाड्रन है। तो 3 डिफरेंट कास्ट हो गई और तीनों की जो रहन सहन और बोलने का या जो चलन है वो बिल्कुल अलग है। सो आपको मौका मिलता है सबके साथ इंटरेक्ट करने का और जो आप उनके साथ एक वो बनाते हो ना बॉन्ड, वो बहुत यूनिक होता है आर्मी में। तो जैसे मैं आर्मर्ड रेजिमेंट टैंक रेजिमेंट से था, तो टैंक के अंदर एक ड्राइवर होता है, एक गनर होता है और एक कमांडर होता है जो आप होते हो। तो इन तीनों की जो लाइफ है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। किसी ने भी अगर चूक गए तो आपकी लाइफ को खतरा है। सो आपका जो मिलाप है, जो मिलन है, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है। आप इकट्ठे रहते हो, आप इकट्ठे ट्रेनिंग करते हो। ऑल्दो आप अफसर हो, वो जवान है, मगर जब आप ट्रेनिंग करते हो आप इकट्ठे रहते हो और वही काम करते हो जो वो करते हैं और वो आपकी मदद करते हैं, आप उनकी मदद करते हो। तो मैं इसको सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ फ़ौज में, जो क्योंकि अभी फ़ौज से बाहर जब आते हैं सिविल लाइफ में ये सिस्टम सिविल लाइफ में इतना नहीं है। सर हम लोग जैसे देखते हैं कि आर्मी के अंदर इतना डिसिप्लिन है, पंचुअलिटी है, मतलब अगर सर कोई सिविलियन अगर इस चीज़ को फॉलो कर सकता करे तो उसको क्या बेनिफिट होगा इस चीज़ से? वैसे मैं समझता हूँ डिसिप्लिन तो हर आदमी की लाइफ में होना चाहिए और आर्मी में तो है। और अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है और आप आर्मी ज्वाइन करते हो तो आप में डिसिप्लिन ठोका जाता है, इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है। मगर मैं समझता हूँ किसी को भी अगर सक्सेसफुल होना है, जो भी उसका प्रोफेशन है सिविल में, तो अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो उतनी हद तक वो नहीं पहुंच पाएगा। जहाँ पे भी वो पहुंच रहा है उसमें अगर वो डिसिप्लिन भी होगा
तो उससे भी बेटर हाइट पे पहुंच सकता है। तो डिसिप्लिन आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, चाहे आप सिविल में हो चाहे आर्मी में हो। सर जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि मतलब काफ़ी सारे मतलब स्पोर्ट्स को काफ़ी चीज़ देखने को मिल रहा है कि हमने ओलंपिक्स में इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो स्टूडेंट मोटिवेट हो रहे हैं स्पोर्ट्स की तरफ जाने के लिए, लेकिन उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं हद तक उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। वो चाहते कि उनका बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बने, तो सर वो कैसे अपने पेरेंट्स को कन्वेंस कर सकते हैं, या स्पोर्ट्स या फिर कोई अदर एक्टिविटीज़ में अगर वो करियर बनाना चाहते हैं? सी मैं समझता हूँ कि इसमें पहले देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। पेरेंट्स क्यों बोलते हैं कि आप स्पोर्ट्समैन ना बनो, या आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या जो भी बनो। सो इसका कारण ये है कि वो समझते हैं फर्स्टली जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, अनलेस आप टॉप के स्पोर्ट्समैन बनो, स्पोर्ट्स पर्सन बनते हो, उसके अगर वो नहीं बनते हो तो इसमें फ्यूचर नहीं है, जो कि सही है। क्योंकि अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं हो तो आप फिर वैसे ग्लैमरस जैसे आप क्रिकेटर्स को देखते हैं और सब उनकी तरह बनना चाहते हैं, unless you are in the cricket team you will not get that kind of recognition or that kind of even remuneration or money. So हर कोई स्पोर्ट्समैन तो बन सकता है, मगर हर कोई टॉप का स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता। मगर तो इसलिए जब तक आप टॉप के स्पोर्ट्समैन नहीं बनोगे तो इसलिए वो प्रोफेशन बिल्कुल अच्छी तरह नहीं, प्रोफेशन अच्छी नहीं मानी जाती। मगर जो भी डॉक्टर बन जाएगा वो प्रोफेशन उसको कुछ ना कुछ एक दर्जा मिल जाता है। सो इसलिए आई थिंक पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्समैन बने, अनलेस वो बहुत ही फन खान स्पोर्ट्समैन बन रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर कोई बनना चाहता है तो उसको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए दिखाना पड़ेगा उसकी परफॉर्मेंस क्या है। अगर मैं मान लो स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंडियन टीम में आ जाता हूँ, तो कौन सा पेरेंट बोलेगा कि आप नहीं जाओ? वो उसी को बोलेंगे जो उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि ये ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा है आपका, इसका यहाँ भी कुछ नहीं बनना और वहाँ भी कुछ नहीं बनना। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपने ग्रेट ऑपरेशंस करके आप अपने घर पे आते थे, तो मतलब आप हॉलीडेज पे जाते, तो मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस होता है? व्हाट डू यू फील एट दैट टाइम? फीलिंग इज, पहले तो हॉलीडे तो कभी भी मिले तो बहुत बढ़िया फीलिंग होती है, बट हॉलीडे आफ्टर अ डिफिकल्ट टाइम इज इवन मोर फन। लाइक मैं अंगोला में था, अफ्रीका में 1.5 साल, और बहुत ही मुश्किल टाइम था, बहुत ही लड़ाई थी वहाँ पे। और जब मेरा वहाँ पे टूर ख़त्म हुआ तो मैंने अपनी फैमिली को साउथ अफ्रीका बुलाया था, तो हमने 15 दिन साउथ अफ्रीका टूर किया कार हायर करके। सो जो एक्सपीरियंस और जो मज़ा वहाँ पे, क्योंकि डिफ़िकल्ट टेन्योर के बाद आ रहा है, वो उससे जो वेकेशन की जो वैसे मज़ा आता है उससे आई थिंक एक और भी ऊंचाई तक आपको मज़ा लेके जाती है। सो इट्स इवन अ बेटर फीलिंग। सर आपने मतलब कोई ऑपरेशन रिलेटेड, उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो? सी ऑपरेशंस तो बहुत होते हैं, तो मैं आपको इंडिया का ऑपरेशन छोड़ के मैं आपको अंगोला का बताता हूँ। सो एक दिन हम वहाँ पे हमारा काम क्या था कि सीज फायर वायलेशंस को चेक करना था। हमारा काम था पीस कीपर्स। तो 2 फैक्शन थे, उनके बीच में लड़ाई थी, और फिर उनकी लड़ाई बंद होकर सीज फायर हुआ और यूनाइटेड नेशंस को बुलाया गया कि अभी आप देखोगे इनमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और अगर लड़ाई होती है तो आप बताओगे किसकी गलती है, और फिर उसको बताया जाए कि भाई आप ऐसे मत करो। सो एक दिन एक सीज फायर वायलेशन हुआ था वहाँ पे, वहाँ होता रहता था वायलेशन। तो इसको मैं जा रहा था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मेरे साथ एक कैप्टन और थे किसी और कंट्री के, आई थिंक जॉर्डन के थे वो, और हमारे साथ 2 लेज़न ऑफिसर होते थे, एक जो गवर्नमेंट ट्रुप्स थे अंगोला के और एक जो रेबल ट्रुप्स थे अंगोला के, जिनके बीच में लड़ाई थी। तो हम कार में जा रहे थे, मैं चला रहा था, एंड तकरीबन 15 किलोमीटर के बाद हमको एक टर्निंग लेनी थी, जो टर्निंग हमारी रह गई। उसने बताया नहीं हमको टाइम से, जो लेज़न ऑफिसर था, कि हमने राइट टर्न करना था। तो हम सीधे निकल गए, और अंगोला में क्या था कि जो शहर होता है वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल में थे, और शहर के चारों तरफ माइनफील्ड डाली होती है, ताकि जो रेबल थे, जो कि अपने कंट्री साइड में रहते थे, वो अंदर ना आ सके। इसलिए टाउन से बाहर जाना और अंदर आना केवल बाय एयर था। अब जब हमने ये टर्निंग मिस कर दी तो हम उस जगह पहुंच गए जहाँ पे माइनफील्ड्स थी, एंड तकरीबन 15-20 मीटर माइनफील्ड के अंदर जाने के बाद
वो लेज़र ऑफिसर चलाना शुरू कर दिया कि मीनस मीनस, कि अभी माइनफील्ड में घुस गया हूँ। तो मैंने हॉल्ट की कार। अभी मुश्किल काम ये था कि हम माइनफील्ड के अंदर थे, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था, मगर अभी हमने कार को अगर रिवर्स करना था तो हो सकता है कहीं माइन आ जाए। तो पसीने आ गए सबको, और बहुत मुश्किल से तकरीबन अगले 7-8 मिनट 15 मीटर रिवर्स करने में लगे मेरे को, बड़ी केयरफुली, कि जहाँ से अंदर घुसे थे उसी रास्ते से बाहर निकले, और लकीली कोई एक्सप्लोजन नहीं हुई। क्योंकि 2 दिन पहले ही वहाँ पे एक जिम्बाब्वे की बटालियन थी, उनका जो कमांडिंग ऑफिसर था उसकी गाड़ी माइन के ऊपर से गई थी, और वो 4 लोग थे जिसमें से दो की डेथ हो गई थी और 2 के हिस्से पुर्जे उड़ गए थे, बहुत सीरियस हो गए थे वो, इंजर्ड। तो ये बहुत उस समय हमारे माइंड में फ्रेश था, क्योंकि 2 दिन पहले ही हुआ था और हम अभी माइनफील्ड के अंदर थे। तो ऐसे इंसिडेंट वहाँ पे कई होते रहते थे, माइनफील्ड के, कोई फायरिंग के जिसमें आप फंस गए हो फायरिंग में, इस प्रकार से। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सर, जो एसएसबी के दौरान जो हम क्या मिस्टेक, मतलब कौन मिस्टेक करते हैं जो मतलब स्क्रीन आउट हो जाते हैं इतने सारे स्टूडेंट, व्हाट इज दैट सर? आई थिंक सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो जो अपना इंटरव्यूइंग ऑफिसर है उसको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसी चीज़ हूँ जो मैं एक्चुअली हूँ नहीं। Yes, मतलब वो कुछ बढ़ चढ़ के अपने आप को दिखाना शो करते हैं। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो लोग आपको इंटरव्यू कर रहे हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो इमीडिएटली बता देंगे कि आप कैसे आदमी हो, आप में ये क्वालिटी है या नहीं, आपसे बातचीत करके। तो इसलिए आपको उनको फ्रॉड करने का या कोई बढ़ा चढ़ा के अपने बारे में बताना नहीं चाहिए। सो जो भी आप बोलो बहुत जेन्युइनली बताओ अपना। मान लो आपसे पूछते हैं आप क्या गेम खेलते हो, और आप कोई गेम नहीं खेलते, और आप उनको बताओ कि नहीं जी मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, और फिर वो आपसे पूछेंगे अच्छा बताओ बास्केटबॉल का साइज़ क्या होता है ग्राउंड का, और कौन से मैचेस इंडिया में हुए अभी, या वो प्लेयर के बारे में बताओ, और आपको मालूम नहीं है, तो फिर आप उनको पता चलता है कि ये मेरे को केवल इम्प्रेस करने के लिए इसने बोला मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ। सो आप जो भी रिप्लाई लिखते हो, बताते हो, उनको बहुत जेन्युइन होना चाहिए। सेकंड, आपके पास कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। जब आप बात करते हो तो कॉन्फिडेंस से बात करो, घबरा के बात नहीं करो, क्योंकि वो आप में कॉन्फिडेंस ही चेक कर रहे हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट होगे तभी आप एक लीडर बन सकते हो लोगों के। और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, आप जब बात करते हो वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव और क्लियर होना चाहिए। आपका अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप मान लो, मैं हमेशा बोलता हूँ कैसी अपीयरेंस होगी आपकी, आप सोचो आप जा रहे हो अपने फ्यूचर फादर इन लॉ या मदर इन लॉ से मिलने, तो आप अच्छे कपड़े पहनोगे, क्लीन नीट हेयर कट, पॉलिश जूते, तो आपकी अपीयरेंस जो है वो बहुत इम्प्रेसिव होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो इम्प्रेशन होता है वो आपको देख के बताएंगे। सो ये चीज़ें अगर आप देखो, इनके ऊपर आप गौर करो, तो आई थिंक इसके साथ आपका काफ़ी चांस बढ़ जाएंगे क्लियर करने के लिए। सर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि मतलब आज के टाइम में मतलब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो सर उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? इतना ज़्यादा स्ट्रेस जो हो जाता है, मतलब हेक्टिक सिचुएशन हो जाती है। देखो, स्ट्रेस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रेस आपको बाहर से आ रहा है। यस सर। मान लो आपके फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अब आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वहाँ तो स्ट्रेस आएगा आपको। मगर आप अपने अंदर स्ट्रेस कम कैसे करोगे? आपको मान लो राइडिंग पसंद है, तो राइडिंग करोगे तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। तो फादर ने स्ट्रेस दिया और राइडिंग की तो स्ट्रेस कम हुआ। तो आपके अंदर जो स्ट्रेस का लेवल है, आपको वो चीज़ें ज़्यादा करनी है जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है। मान लो म्यूज़िक एंजॉय करते हो आप, या कोई और हॉबी है आपकी, स्पोर्ट्स एंजॉय करते हो, ऐसी चीज़ें करो जिससे आपका स्ट्रेस कम हो, क्योंकि स्ट्रेस आपको बाहर से लोग देते हैं। चाहे आपके पेरेंट्स दे रहे हैं स्ट्रेस, चाहे सिचुएशन दे रही है, चाहे आपकी जो पढ़ाई है उसमें स्ट्रेस आ रहा है आपको, आपके फ्रेंड्स से स्ट्रेस आ रहा है आपको, रिलेशनशिप में स्ट्रेस आ रहा है आपको, कई चीज़ों से स्ट्रेस आ सकता है। तो इसलिए आपको डिस्ट्रेस करने के लिए वो चीज़ें ज़्यादा करनी चाहिए जिससे आपका स्ट्रेस कम रहे। सर
सो व्हाट इज द रोल ऑफ अ यूएन पीस कीपिंग फोर्स एंड इसका मतलब आर्मी से अलग कैसे है मतलब ये यूएन? सो यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो होती है Yes, sir. ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम करती है। यूनाइटेड नेशंस के अपने कोई ट्रुप्स नहीं है, सो उसमें दूसरे कंट्रीज से ट्रुप्स वो लेते हैं। जैसे जहाँ मैं अंगोला में था 35 कंट्री से ट्रुप्स आए हुए थे। कुछ एक ट्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि वहाँ पे पीस इन्फोर्समेंट करते हैं। इन्फोर्समेंट मतलब आप लोग लड़ रहे हो, यूएन के ट्रुप्स आपको बोलेंगे स्टॉप इट, तो इन्फोर्स करते हैं पीस। फिर होते हैं पीस कीपर हमारे जैसे मैं गया था एज अ मिलिट्री ऑब्जर्वर, तो एक बार उन्होंने लड़ाई बंद की, अभी हम इंश्योर करेंगे कि इनकी लड़ाई अगर स्टार्ट होती है तो किसकी गलती है, कैसे हुई, जैसे मैंने बताया था सीज फायर वायलेशन चेक करने के लिए। तो यूएन ट्रुप्स बाहर से लेता है और वो ट्रुप्स सब यूएन की टोपी लगा के, जो ब्लू बेरे होती है वो लगा के पीस कीपिंग या पीस इन्फोर्समेंट में हिस्सा लेते हैं। तो लोग तो फौजी होते हैं मगर वो चार्टर जो है उनका, जो उस समय बॉस होता है, वो यूनाइटेड नेशन के अंदर करते हैं और एक कॉमन उनका गोल होता है। जैसे मेरे साथ पाकिस्तानी अफसर भी थे और वैसे तो पाकिस्तानियों के साथ हमारी लड़ाई रहती है, मगर यूनाइटेड नेशंस में हम दोनों एक ही साइड पे थे और हमारा मिशन एक ही था कि वहाँ पे पीस कीपिंग करें। सो इस प्रकार से यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। सर माय लास्ट क्वेश्चन इज दैट सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है और वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो मैं सर इसको हम कैसे मतलब डिक्रीज कर सकते हैं? क्या चीज़ हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि इन फ्यूचर, जैसे कि फ्यूचर जनरेशन आए वो मतलब इतना पॉल्यूशन ना देखे, मतलब ठीक से मतलब ऐसे? सो मैं समझता हूँ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एजुकेशन। लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो क्या चीज़ कर रहे हैं जिसके साथ पोल्यूशन बढ़ रहा है। एंड पोल्यूशन और एनवायरनमेंट जो कंट्रोल है कई डायमेंशंस का होता है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग है, उसके अलावा पोल्यूशन है और स्मोक रिलीज़ होता है, एग्जॉस्ट रिलीज़ होते हैं, पोल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं। एंड आप अपने रिवर्स को भी पोल्यूट करते हो, आप सी को पोल्यूट कर रहे हो बाय ऑयल एंड ऑल्सो बाय प्लास्टिक। सो ये जितनी हमने आइडेंटिफाई किए हैं चीज़ें जिससे हमको नुकसान हो रहा है, उसकी जानकारी अगर हम ऑर्डिनरी लोगों को दें, बच्चों को दें फ्रॉम चाइल्डहुड, स्कूल्स में उनका ऐसे कैंप्स चलाएं या कैंपेन्स चलाएं, तो अवेयरनेस के साथ ये मैं समझता हूँ इम्प्रूव हो सकता है। अगर मेरे को मालूम नहीं है कि मैं ऐसा करूँगा और इससे नुकसान हो रहा है, अगर मेरे को इसके बारे में मालूम नहीं है तो मैं वो नुकसान करता रहूँगा अनजाने में। मगर अगर मेरे को मालूम है कि ऐसा करने से इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, then I will probably stop it. So my solution I feel is education and knowledge to people. Empower people by giving them all knowledge and by also giving alternate techniques that ऐसे ना करो, ऐसे करो। जैसे आपने सुना होगा पंजाब में अपने खेत जलाते हैं वो, जब एक बार फसल कट जाती है उससे जो धुआं होता है वो दिल्ली में भी पोल्यूशन करता है, पूरे पंजाब में भी करता है। उनके पास सोल्यूशन नहीं है कोई और, क्योंकि अगर वो अल्टरनेट सोल्यूशन करते हैं उतना पैसा नहीं है उनके पास लगाने के लिए। सो उनको सोल्यूशन भी देना है, तभी वो उसको स्टॉप कर सकते हैं। सर जैसे कि पुलिस हो गई या फिर आर्मी हो गई, तो उनकी मतलब सिविलियन कैसे हेल्प कर सकते हैं हम लोग की? अभी पुलिस एंड आर्मी का रोल अलग अलग है। यस सर। सो आर्मी का काम, मेन काम है बाहर से जो हमको खतरा है उसको रोकना। सो हमारे जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उसको कॉम्बैट करना। एंड सेकेंडरी रोल आर्मी का है इंटरनल थ्रेट्स का। वेरएज पुलिस का काम है पुलिसिंग, चोर चुकेरी ये है वो है। तो मैं समझता हूँ अगर एक्सटर्नल थ्रेट है तो उसमें जो सिविलियन का रोल है वो यही है कि आप जो भी काम कर रहे हो इंडिया के अंदर, आप इतने ऊंचे दर्जे का काम करो कि इंडिया की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो, इंडिया एक स्ट्रॉन्ग नेशन बने। और एक मजबूत नेशन नॉट ओनली मनी से बनता है मगर इवन बाय इंटीग्रेशन, भेदभाव, ये अपना जो बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, रिलीजियस प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, कास्ट प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, उससे नेशन स्ट्रॉन्ग बनता है। तो ऑर्डिनरी पीपल कैन मेक द इंटरनल द कंट्री स्ट्रॉन्ग and the army will make sure that the threat from outside is stopped
एज इट इज़ अगर आपका नेशन स्ट्रांग है तो आपके ऊपर कोई अटैक भी नहीं करेगा। जब इंटरनल प्रॉब्लम आती है तो उसमें मान लो ये जो टेररिस्ट होते हैं जो आके नुकसान करते हैं, वो तभी फ्रीली घूम सकते हैं अगर वो किसी सिविलियन के साथ उनका कांटेक्ट है, क्योंकि उनको घर चाहिए रहने के लिए, उनको खाना चाहिए, उनको मूवमेंट चाहिए जो लोग नहीं देख पाएँ, या लोगों में मिल जुल के वो कंसील होके अपना ऑपरेशंस करें। तो अगर सिविलियंस जो भी हैं वो कॉन्शियस हैं और वो नहीं चाहते कि टेररिज्म आए, तो फिर उसको सपोर्ट ना करें। सो विदाउट सपोर्ट ऑफ सिविलियंस टेररिज्म कैन नॉट एक्चुअली टेक पार्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। सर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपके साथ इंटरव्यू कर पाया। It's my pleasure and Yes. thank you so much for interviewing me and I wish you all the best. यस सर। सो गाइस आप लोग फॉलो कर सकते हैं सर को इंस्टाग्राम पे विक्रम डोगरा, एंड यू कैन फॉलो आल्सो मी एंड सुजीत प्रताप द एंटरटेनर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thank you.